नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और कोविड-19 के सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे। तो आज हम इतिहास में, आपकी स्क्रीन पर पाठ का नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इस पाठ का तीसरा हिस्सा, मतलब तीसरा भाग हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के दो भागों में हमने ये जाना कि भारतीय कपड़ा उद्योग और उपनिवेशिक सरकार, इनके आपस में संबंध कैसे थे और उपनिवेशिक सरकार की नीतियों की वजह से भारतीय कपड़ा उद्योग पर, भारतीय बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़े। तो आज हम अगले हिस्से में लोहा बनाने वाले यानी कि भारतीय लोहा कारीगरों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और उपनिवेशिक सरकार का उन पर जो प्रभाव पड़ा और उस जमाने में उनको कौन कौन सी परेशानियां आई उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर आप एक तलवार की इस चित्र को देखें। यह टीपू सुल्तान की तलवार है। मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए थे। और अगर आप तलवार के इस मुट्ठे पे देखें तो ये उर्दू में कुछ लिखा गया है। ये कुरान की आयतें हैं और यहाँ पर एक ये शेर के मुंह जैसी आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। और ये जो कुरान की आयतें हैं ये अपने आप में विजय का उद्घोष है। तो अब भारत के लोहा कारीगरों के बारे में पढ़ने से पहले हम टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो आपकी बुक में ये दिया गया है, आप देखें कि टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील। अब ये वुड स्टील क्या है? जैसा कि मैंने पहले कहा कि टीपू सुल्तान 1799 तक मैसूर पर शासन करते रहे और उन्होंने अंग्रेजों के साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे भी गए, मतलब वीरगति को भी प्राप्त हुए। टीपू की विश्व विख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति हैं। अब ऐसा क्यों? टीपू सुल्तान की तलवार इतनी बहुमूल्य क्यों थी? और ये तलवार भारत के लोहा कारीगरों ने भारतीय तकनीकों के अनुसार बनाई थी। अब ये तलवार इतनी खास इसलिए थी, इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि यह दुश्मन के लोह कवच को आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। तो भारत के दक्षिण भारत में, दक्षिणी इलाके में कुछ ऐसे कारीगर थे जो कार्बन की मात्रा वाली वुड स्टील को तैयार करते थे और उससे ऐसी तलवारें बनाती थी जो दुश्मन के लोह कवच को भी भेद सकती थीं। वुड स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थीं। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि भारत के कारीगर कितने उनकी तकनीक कितनी अच्छी थी, वो कितना कुछ सीख चुके थे कि उन्होंने ऐसी तलवारें तैयार कर दी। सन 1800 में मैसूर की यात्रा करते हुए फ्रांसिस बुकानन, एक यूरोपियन, उन्होंने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड स्टील किस तरह से बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को, अब आप तकनीक जानिएगा कि किस तरह से बनाते थे। लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ावों को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिलियां तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो अब आप देखिए कि भारत की ये जो बनाने की तकनीक थी, जिसमें तापमान के उतार चढ़ावों को नियंत्रित करना होता था, ये हमारे आम कारीगर जो घरों में काम करते थे और जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोहा प्रगालक कहते हैं उन्हें, लोहा प्रगलन का ही काम करते थे, वो इसमें कितने पारंगत हो चुके थे। और ये जो शब्द है वुड स्टील, इसको असल में कन्नड़ का उक्कू शब्द, तेलुगु का हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप था जो इसको नाम दिया गया। और आपने साइंस में माइकल फैराडे, एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम सुना होगा क्योंकि उन्होंने बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार किया था। उन्होंने भी लगभग 4 वर्ष तक
वुड्स स्टील के बारे में काफ़ी अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत की इतनी प्रचलित ये जो तकनीक थी ये 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। अब क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? अब सोच के बताइए। एक तो सीधा सा कारण जो हमने पहले पढ़ा उससे समझ में आता है कि भारत के नवाब और राजा जो अंग्रेजी सरकार से हार चुके थे और अंग्रेजों का शासन भारत में हो गया था, तो उन तलवारों की एक तो मांग भी नहीं रही, दूसरा अंग्रेजों की औद्योगिक नीतियां ऐसी थी कि जो भी भारत में, आपने पहले भी पढ़ा, जो बुनकर थे उनको भी क्या परेशानी आई कि ब्रिटेन से आने वाला कपड़ा भारत की अपेक्षा सस्ता होता था और अंग्रेजी सरकार के कुछ नियम ऐसे थे कि बाहर से जो सामान आयात किया जाता था, जो इंग्लैंड से आता था, उसके ऊपर कर नहीं लगाए जाते थे। तो वही परेशानी यहां पर हमारे लोहा कारीगरों को भी पेश आई कि अब यहां पे पढ़ेंगे, भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहां का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया। जिस तरह से हमारे कपड़े उद्योग के ऊपर फर्क पड़ा था, भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे व इस्पात ने ले लिया, जिस तरह भारतीय कपड़े का स्थान इंग्लैंड से आए हुए कपड़े ने ले लिया था। तो ये दोनों चीजें लिंक हो रही हैं कि जो अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन किया, उन्होंने भारत के परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि पहुंचाई। अब गांव में उजड़ी भट्टियां, अब ये तो आप समझ पा रहे होंगे कि जिस तरह से ये कारोबार बर्बाद हुए उस तरह से भट्टियां उजड़ गई होंगी। तो यहाँ पे आपने यही पढ़ा है, वुड स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खास तौर पर बिहार और मध्य भारत के हरेक जिले में ऐसे प्रगालक कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे और इसी लोहे से वो औजार और दैनिक जरूरत की चीजें बनाते थे। और ये क्या करते थे, ज्यादातर भट्टियां मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी और उसमें प्रगलन का काम पुरुष करते थे। आपने अभी भी देखा होगा, जो हमारे लोहा बनाने के कारीगर आज भी गांव में हैं, वहां पर अधिकतर पुरुष काम करते हैं और उस वक्त महिलाएं धोंकनी चलाती थी, मतलब उस भट्टी को जलाए रखने के लिए हवा देनी पड़ती थी, उसको धोंकनी कहते हैं, हवा देने वाला यंत्र। आजकल तो ये इलेक्ट्रॉनिक आ जाते हैं, पंखे से लगाए होते हैं। अगर आप किसी लोहा बनाने वाले कारीगर की दुकान पे जाके देखो तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो ये काम भारत में, विशेषकर बिहार और मध्य भारत में लगभग हर जिले में हुआ करते थे। यहां पर आप एक चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। इस चित्र में आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग पूरा परिवार ही काम में लगा हुआ है, जिसमें औरतें भी मदद कर रही हैं और पुरुष भी काम कर रहे हैं। ये बिहार के लोहा कारीगरों का एक चित्र है जो आपके लिए आपकी बुक में दिया गया है। और हमने जैसा कि पढ़ा कि धोंकनी को से महिलाएं मदद किया करती थी। अब हम जानेंगे कि ये भट्टियां ठंडी क्यों पड़ चुकी थी, मतलब ये कारोबार क्यों गिर गए थे। एक तो हमने पहले जाना कि भारत के राजा हार चुके थे, अंग्रेजों का शासन हो गया था, ब्रिटेन का लोहा और इस्पात आया करता था, पर उपनिवेशिक सरकार ने कुछ ऐसी नीतियां भी बना दी थी। अब नीति क्या थी, आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। अब आप सोचेंगे कि वनों का लोहा बनाने से क्या संबंध, तो आप देखें, लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लकड़ी कहां से मिलती। अगर आरक्षित वनों में जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी तो लोग कोयला कहां से लाते। अब वन कानूनों को नजरअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लेते थे, परंतु लंबे समय तक ये चोरी नहीं चल सकती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे। अब आप रिमाइंड करिए, याद करिए, हमारे बुनकरों के साथ भी लगभग ऐसा हुआ था कि उनको अपने पारंपरिक काम छोड़ने पड़े और वो फैक्ट्रियों में काम करने लग गए, कुछ अन्य खेती हर मजदूर बन गए और शहरों की तरफ पलायन कर गए। और सेम चीज हमारे लोहा कारीगरों के साथ भी हुई। अब कुछ क्षेत्रों में अंग्रेजों ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे रखी थी, परंतु टैक्स लगा दिए थे, भारी कर लगा दिए थे। इससे क्या होता था, लोहा कारीगरों की आय में गिरावट आती थी। तो उन्होंने भी धीरे धीरे ये सारे काम छोड़ दिए और किया क्या कि वो इंग्लैंड से आने वाले इस्पात और लोहे का प्रयोग भी करने लगे।
मतलब जो लोग काम करते भी थे वो अपना लोहा, अपना इस्पात पैदा नहीं करते थे, बल्कि इंग्लैंड से आने वाले लोहे और इस्पात का ही प्रयोग करके बर्तन और जो दैनिक जरूरत के औजार थे वो बनाने लगे। तो इस तरह हमने पढ़ा कि भारत का लोहा उद्योग और लोहा कारीगरों के पिछड़ने के कारण क्या थे। अगर आप जल्दी से याद करें जो भी मैंने इससे पहले चर्चा की कि स्थानीय नवाबों और राजाओं की हार, दूसरा कारण था ब्रिटेन से लोहे व इस्पात का आयात होने लगा था, और उपनिवेशिक सरकार की नीतियां थीं जैसे वनों से लकड़ी लाने पर रोक लगा दी गई थी। तो इन सारी कारणों की वजह से भारत के लोहा उद्योग और लोहा कारीगरों को नुकसान झेलना पड़ा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का उदय फिर कैसे हुआ, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी और किस तरह से भारत में लोहा व इस्पात उद्योग पुनः प्रफुल्लित हुआ। आशा है आपने ध्यान से सुना होगा, और एक बार सुनने पर समझ में ना आए तो प्यारे बच्चों वीडियो को 2 बार देखें, सुने, और साथ में अपनी NCERT की पुस्तक को जरूर साथ में सामने रखें और वहां पर भी जो मैंने तथ्य कहे हैं उनको पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।